आज का टॉपिक है डैशबोर्ड प्लानिंग एंड लेआउट टिप्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डैशबोर्ड प्लानिंग गाइड, द 3-sheet आर्किटेक्चर, डिफाइनिंग डैशबोर्ड केपीआईज, सेटिंग अप कैनवस, द 60-30-10 कलर रूल, टाइपोग्राफी एंड अलाइनमेंट, डिजाइनिंग केपीआई कार्ड्स, डायनामिक टाइटल क्रिएशन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, डे 17 ऑफ आवर 30-day एक्सेल चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डैशबोर्ड प्लानिंग और लेआउट टिप्स के बारे में। बहुत से लोग डायरेक्ट चार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं और उनका डैशबोर्ड एक खिचड़ी जैसा दिखने लगता है। एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग और स्ट्रक्चरल लेआउट जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने डैशबोर्ड का वायरफ्रेम डिजाइन कर सकते हैं, सही कलर्स कैसे चूज करें और क्लीन लेआउट कैसे बनाएं जो आपके मैनेजर को एक ही नजर में पसंद आ जाए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस ऑसम डिजाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रूल है 3-sheet आर्किटेक्चर। आपको कभी भी डेटा, कैलकुलेशन और डैशबोर्ड को एक हाई शीट पर नहीं रखना चाहिए। इसे आपका शीट क्रैश हो सकता है और लुक खराब होता है। शीट 1 को नाम दीजिए रॉ अंडरस्कोर डेटा, शीट 2 को कैलकुलेशंस या पाइवोट अंडरस्कोर टेबल्स और शीट 3 को डैशबोर्ड। रॉ अंडरस्कोर डेटा में आपका ओरिजिनल डेटा होगा जिसे कोई टच नहीं करेगा। कैलकुलेशंस शीट में हम सारे डायनामिक फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस लिखेंगे। डैशबोर्ड शीट पर सिर्फ फाइनल चार्ट्स और केपीआई कार्ड्स दिखेंगे। इस स्ट्रक्चरल रूल से आपका डैशबोर्ड हमेशा क्लीन और फास्ट रहेगा। डैशबोर्ड डिजाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई क्या है। अगर आप सेल्स डैशबोर्ड बना रहे हैं तो टोटल सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन और टॉप सेल्स पर्सन आपके मेन केपीआईज होंगे। इन्हें हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाना चाहिए क्योंकि ह्यूमन आई सबसे पहले वहां स्कैन करती है। इस प्रोसेस को हम विजुअल हायरार्की कहते हैं। आपको शेप्स इंसर्ट करके स्मॉल ब्लॉक्स बनाने होंगे जहां हम न्यूमेरिक वैल्यूज को बोल्ड फोन्ट्स के साथ शो करेंगे। चलिए इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स के जरिए इन केपीआई कार्ड्स का स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हम अपने डैशबोर्ड टैब का कैनवस रेडी करेंगे। डिफॉल्ट एक्सेल शीट में ग्रिड लाइंस दिखती है जो डैशबोर्ड के प्रीमियम लुक को खराब करती है। ग्रिड लाइंस को हाइड करने के लिए रिबन मेन्यू में व्यू टैब पर जाइए और ग्रिड लाइंस चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए। देखिए, एक झटके में आपका शीट एक ब्लैंक व्हाइट कैनवस बन गया है। इसके बाद पहली रो को मर्ज करके या शेप्स का उसे करके एक ब्रॉड हेडर सेक्शन बनाएं जहां आप डैशबोर्ड का टाइटल और लोगो ऐड करेंगे। ग्रिड लाइंस हटाने से डिजाइन प्रोफेशनल और क्लटर फ्री लगता है। कलर सिलेक्शन डैशबोर्ड का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। बहुत सारे ब्राइट कलर्स यूज करने से डैशबोर्ड चीप लगता है। हम उसे करेंगे 60-30-10 रूल। 60% एरिया न्यूट्रल कलर का होना चाहिए जैसे लाइट ग्रे या व्हाइट। 30% एरिया सेकेंडरी कलर का जैसे नेवी ब्लू या डार्क ग्रे जो स्ट्रक्चर बनाएगा। और सिर्फ 10% एरिया एक्सेंट कलर का होना चाहिए जैसे ब्राइट ब्लू या ऑरेंज जो इंपॉर्टेंट नंबर्स पर फोकस लेन के लिए होगा। कलर पैलेट सिलेक्ट करने के लिए पेज लेआउट टैब पर जाकर डिफॉल्ट थीम्स या कलर्स से प्रोफेशनल ऑप्शंस चूज करें। फ़ॉन्ट्स आपके डैशबोर्ड का टोन सेट करते हैं। कभी भी एक डैशबोर्ड में 2 से ज्यादा फॉन्ट फैमिलीज का उसे ना करें। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है SEGOI UI या कैलिब्री। टाइटल के लिए आप बोल्ड और बड़ा साइज यूज करें जैसे 18 PT या 20 PT। KPI नंबर्स के लिए 24 PT या 28 PT बोल्ड यूज करें और लेबल्स के लिए 9 PT या 10 PT रेगुलर फॉन्ट रखें।
अलाइनमेंट हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। जब आप मल्टीपल शेप्स सिलेक्ट करते हैं तो शेप फॉर्मेट टैब में जाकर अलाइन बटन पर क्लिक करें और अलाइन टॉप और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करें ताकि स्पेसिंग बिल्कुल बराबर हो। चलिए अब एक फंक्शनल केपीआई कार्ड डिजाइन करते हैं जो डायनामिक हो। इंसर्ट टैब में जाकर एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कीजिए। इस शेप का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे या लाइट ब्लू रखें और बॉर्डर्स को सॉफ्ट करें। अब इस शेप पर क्लिक करके फॉर्मूला बार में जाइए और इज इक्वल टू साइन टाइप करके कैलकुलेशंस शीट के टोटल सेल्स वाले सेल पर क्लिक करके एंटर प्रेस कीजिए। बूम! अब आपका शेप डायनामिक हो गया है। जब भी बैकएंड डेटा चेंज होगा इस शेप के अंदर का वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसको हम डायनामिक कार्ड लेबलिंग कहते हैं। एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में डायनामिक टाइटल होना बहुत जरूरी है ताकि जब यूजर फिल्टर लगाए तो टाइटल खुद चेंज हो जाए। इसके लिए हम टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन का उसे करेंगे। कैलकुलेशंस शीट में एक फॉर्मूला लिखिए इक्वल्स डबल क्वोट्स में सेल्स एनालिसिस फॉर स्पेस डबल क्वोट क्लोज्ड एंड साइन यानी एम्परसेंड और फिर फिल्टर वाले सेल का रेफरेंस। इस सेल को हम हेडर शेप से लिंक कर देंगे। इसे जब भी यूजर किसी स्पेसिफिक रीजन या मंथ को सिलेक्ट करेगा डैशबोर्ड का मेन टाइटल डायनामिकली चेंज होकर अपडेट हो जाएगा जो देखने में बेहद इंटरैक्टिव लगता है। अब बात करते हैं स्पेस मैनेजमेंट और लेआउट ग्रुप्स की। आपको अपने डैशबोर्ड को लॉजिकली डिवाइड करना होगा। लेफ्ट साइड पर हमेशा फिल्टर्स या स्लाइसर्स होने चाहिए ताकि यूजर आसानी से ऑप्शंस सिलेक्ट कर सके। टॉप साइड पर इंपॉर्टेंट केपीआई कार्ड्स होने चाहिए। मिडल सेक्शन में मैं ट्रेंड चार्ट्स होने चाहिए जैसे लाइन चार्ट या एरिया चार्ट जो टाइम सीरीज डेटा दिखाते हैं। और बॉटम सेक्शन में डिटेल्ड टेबल्स या ब्रेकडाउन चार्ट्स होने चाहिए जैसे बार चार्ट्स। इस लॉजिकल फ्लो से यूजर को डेटा समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और उनका नेविगेशन नेचुरल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की जो आपके डैशबोर्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। पहली टिप, रिबन मेन्यू को ऑटो हाइड कर दे ताकि स्क्रीन स्पेस बेट। दूसरी टिप, एक्सेल के डिफॉल्ट शीट टैब्स को हाइड करने के लिए फाइल ऑप्शंस एडवांस्ड में जाकर शो शीट टैब्स को अनचेक कर दे। इसे यूजर सिर्फ डैशबोर्ड शीट देख पाएगा और बाकी कैलकुलेशन शीट्स बैकग्राउंड में हिडन रहेंगी। इसके अलावा कॉलम और रो हेडर्स को व्यू टैब से अनचेक करके हाइड कर दे ताकि एक्सेल शीट बिल्कुल एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसी फील दे। अब डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लॉग डैशबोर्ड बनते वक्त करते हैं। पहली गलती, विजुअल क्लटर यानी बहुत सारे 3D चार्ट्स और पाई चार्ट्स का उसे करना जिसे डेटा रीडेबल नहीं रहता। हमेशा सिंपल 2D चार्ट्स यूज करें। दूसरी गलती, सही अलाइनमेंट न होना। शेप्स और चार्ट्स के बीच का गप हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरी गलती, हार्ड कोडेड नंबर्स यूज करना। डैशबोर्ड पर कभी भी कोई नंबर मैन्युअली मैट लिखिए। सब कुछ डायनामिक फॉर्मूलास और सेल रेफरेंसेस के जरिए बैकएंड कैलकुलेशन शीट से लिंक्ड होना चाहिए ताकि एरर के चांसेस 0 हो सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक प्रोफेशनल एक्सेल डैशबोर्ड की प्लानिंग और लेआउट डिजाइन की जाती है। हमने 3 शीट आर्किटेक्चर, ग्रिड लाइन मैनेजमेंट, 60-30-10 कलर रूल, डायनामिक कार्ड्स और स्पेस मैनेजमेंट को डिटेल्स में समझा। डे 17 के इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे इन लेआउट्स में स्लाइसर्स और टाइमलाइंस ऐड करके इनको कंप्लीटली इंटरैक्टिव बनाया जाता है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।